everyone. Good afternoon to all of you. Welcome to Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Dear students, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे पेगमेंट डिजाइन के क्वेश्चंस का और इस पर्टिकुलर सेशन में हम पेगमेंट डिजाइन को कंप्लीट करेंगे एंड वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस रिगार्डिंग रेलवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 37 तक डिस्कस कर लिए थे. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38. Which of the following strength is most important for concrete pavement? ठीक है, concrete pavement के लिए कौन सी strength सबसे ज्यादा important होती है बताइए. concrete pavement क्या होती है? It is a kind of rigid pavement. ठीक है, और rigid pavement के केस में सबसे important पैरामीटर क्या होगा? ऑप्शन है टेंजाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेंथ. गुड आफ्टरनून नवीन. अब बताइए साउंड जो है ऑडिबल है या नहीं? इज इट ओके नाउ? बताइए. इज दिस साउंड ऑडिबल नाउ? जल्दी से कमेंट करके बताइए. इज द साउंड ऑडिबल or not? Comment please. ओके, अब बताइए. अब जो साउंड है दैट इज ऑडिएबल और नॉट? ओके, तो देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमेंट डिजाइन का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्क्रीट पेमेंट? कॉन्क्रीट पेमेंट के लिए कौन सी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? आपको पता होगा कि कॉन्क्रीट पेमेंट जो होती है वो रिजिड पेमेंट होती है और रिजिड पेमेंट को हमने डिस्कस किया था. ठीक है, बताइए. ऑप्शंस में बोल रहा है कि टेंजाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या शियर स्ट्रेंथ. तो रिजिड पेमेंट को हम एज अ स्लैब डिजाइन करते हैं, तो यहाँ पर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होगी. फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ मतलब बेंडिंग स्ट्रेंथ, तो बी आंसर हो जाता है इसका. ओके, 39 देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शनल इन रिजिड पेमेंट्स? ठीक है, बोलना चाह रहा है कि रिजिड पेमेंट में इनमें से कौन सा फंक्शनल नहीं होता है. ये ऑप्शन देखिए, रेवलिंग. रेवलिंग मतलब स्ट्रिपिंग. ठीक है, फाइबर जो है उसका सेपरेट हो जाना, उसे हम बोलते हैं रेवलिंग. ठीक है, तो जो रिजिड पेमेंट्स है उसमें फाइबर्स जो है वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं. ओके, स्ट्रक्चरल क्रैकिंग हो सकती है, उसमें स्पेलिंग हो सकती है. ठीक है, स्पेलिंग मतलब घिस जाना. ठीक है, क्रसिंग. और रफनेस तो होती है रिजिड पेमेंट में. ठीक है, अगर हम फ्लेक्सिबल पेमेंट से इसको कंपेयर करें तो इसमें रफनेस बहुत ज्यादा होती है. ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 40. The pavement which transfer the load on subgrade and carried it by flexural strength is known as. बताइए. पूछना जा रहा है कि जो पेवमेंट जो है लोड ट्रांसफर करती है सबग्रेड पर बाय द एक्शन ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, क्या बोलेंगे इसको? इसे हम बोलेंगे रिजिड पेवमेंट. ठीक है, जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट होती है उसमें उसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करते, दैट इज नेग्लिजिबल. लेकिन रिजिड पेवमेंट जो है यहाँ पर बेंडिंग एक्शन होगा, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ यूटिलाइज होगी. 39 का ए होगा रेवलिंग. ठीक है,
इसमें रेवलिंग नहीं होती है। रेवलिंग मतलब क्या होता है, फाइबर्स का सेपरेट हो जाना। ठीक है, स्पेलिंग क्या होती है, क्रसिंग। तो क्रसिंग तो किसी भी पेमेंट में होगी ना, स्पेलिंग मतलब क्रसिंग। ठीक है, तो क्रसिंग तो किसी भी पेमेंट में होगी, चाहे वो फ्लेक्सिबल हो या रिजिड पेमेंट हो, क्योंकि जब पेमेंट सरफेस होती है यहाँ पर, जब व्हील्स जो व्हीकल्स जो है वो मूव करेंगे, तो यहाँ पर क्रसिंग तो होनी है। ठीक है, इसीलिए हम क्रसिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, जो एग्रीगेट्स हम यहाँ पर यूज करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। तो किसी भी पेमेंट में स्पेलिंग तो होनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिजिड पेमेंट में रेवलिंग नहीं होती, मतलब जो इसके फाइबर्स है वो सेपरेट नहीं हो पाते। ओके, तो 39 को तो ए होगा। ओके, 40 का डी, ये समझ में आता आपके। देन 41 देखिए, इफ पेमेंट इज क्लासिफाइड एज फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट बेस्ड ऑन इट्स, पूछना चाह रहा है कि किस बेसिस पर हम पेमेंट को क्लासिफाई करते, किस बेसिस पर हम क्लासिफाई करते। तो अगर हम बेसिक से सोचे ना, तो जो कोई भी पेमेंट है उसका सपोर्ट कैसा हमने प्रोवाइड किया। ठीक है, सपोर्ट कैसा प्रोवाइड किया है, उस सपोर्ट के बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं। अगर सपोर्ट जो है दैट इज मेड ऑफ सम ग्रेनुलर मटेरियल, देन द पेमेंट इज नोन टू बी फ्लेक्सिबल पेमेंट। अगर जो सपोर्ट प्रोवाइड किया है वो ग्रेनुलर मटेरियल से बना हुआ है, तब हम फ्लेक्सिबल पेमेंट बोलेंगे। और अगर ग्रेनुलर मटेरियल से नहीं बना, एज ए स्लेब अगर उसको हमने प्रोवाइड किया है सपोर्ट को, तब उसको हम रिजिड पेमेंट बोलेंगे। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। यहाँ पर ये बेस का मतलब बेस कोर्स मत ले लेना, बेस मतलब यहाँ पर सपोर्ट से मतलब है, किसी पेमेंट का सपोर्ट कैसा है। ठीक है, उससे मतलब है। ये बेस कोर्स अगर समझोगे इसे तो कंफ्यूजन में आ जाओगे। ठीक है, ये बेस का मतलब यहाँ पर सपोर्ट है। तो 41 का हो जाएगा सी। ओके, वीडियो नहीं चल रहा है, रिफ्रेश कीजिए नवीन आप। 42 देखिए, फॉर द डिजाइन ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट फॉर कॉर्नर लोडिंग आईआरसी रिकमेंड्स द यूज ऑफ। आईआरसी ने क्या रिकमेंड किया, आईआरसी ने पिकर्स फॉर्मूला रिकमेंड किया है। पिकर्स फॉर्मूला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये पिकार्ड नहीं है पिकर्स है, तो ऑप्शन डी हो जाता है, आईआरसी ने जो रिकमेंड किया। ठीक है, याद रखिएगा, आईआरसी ने रिकमेंड किया है पिकर्स फॉर्मूला, इट इज नॉट पिकार्ड। ओके, देन 43 देखिए, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द थिकनेस ऑफ कॉन्क्रीट पेवमेंट डी एज सजेस्टेड बाय गोल्डबेक। गोल्डबेक फॉर्मूला कौन सा होता है, इट इज डी इक्वल टू अंडर रूट 3w अपॉन सिग्मा मैक्स। ठीक है, गोल्डबेक ने ये फॉर्मूला दिया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 44, द स्पेसिंग ऑफ द डोवेल अबव द रोड लेवल शुड नॉट बी मोर देन, बताइए जो डोवेल बार्स हम प्रोवाइड करते हैं रोड लेवल से कितना ज्यादा हाइट पर, मैक्सिमम कितना हाइट पर हम उसको रख सकते हैं, बताइए। 44 आंसर। ये होता है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो पेवमेंट्स होती है ना, एक तो पहले हमने डिस्कस किया था कि डोवेल बार क्या होती है। डोवेल बार हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, ये हम ट्रांसवर्स जॉइंट्स में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे ये पेवमेंट थी, यहाँ पर एक स्लेब ये हो गई, एक स्लेब ये, और यहाँ पर ये जो ट्रांसवर्स जॉइंट है ये वाला, यहाँ पर हम जो बार्स प्रोवाइड करते हैं, ये बार्स होती थी डोवेल बार्स। ओके, और आपने देखा होगा कि जो सीसी रोड होते हैं, आरसीसी रोड जो होते हैं, वहां पर कुछ पार्ट इसका निकला होता है बाहर की तरफ। ठीक है, इस तरह से बाहर की तरफ कुछ पार्ट निकला होता है इस तरह से। तो ये इस हाइट की बात कर रहा है, ये 30 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, ओके, फंक्शन क्या होता है इसका, डोवेल बार जो है इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है ये वाली जो स्लेब है और ये वाली जो स्लेब है। ठीक है, ये वाली जो पेवमेंट है और ये पेवमेंट, मतलब ये दोनों जो स्लेब्स है, इनके बीच में लोड ट्रांसफर करना। ठीक है, जब इनको इन डोवेल बार से हमने कनेक्ट कर देंगे, तो डोवेल एक्शन के थ्रू क्या करेगा, इस स्लेब से इस स्लेब पर लोड ये ट्रांसफर करेगा, ये इसका फंक्शन होता है। जबकि जो हमने टाई बार्स पढ़ी थी,
वो किसी भी टाइप का लोड ट्रांसफर नहीं करती है। जो टाई बार्स होती है वो हम लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में प्रोवाइड करती है। ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ये वाला जॉइंट है। यहाँ पर हम बार्स जो प्रोवाइड करते हैं वो टाई बार्स होती है। टाई बार्स के द्वारा कोई भी लोड ट्रांसफर नहीं होता, कल हमने डिस्कस किया था। सर टाई बार स्पेसिंग, टाई बार स्पेसिंग अगला इसी चैप्टर में आगे क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये वाली जो बार्स थी ये टाई बार्स थी, और टाई बार्स जो है इनके द्वारा कोई भी लोड ट्रांसफर नहीं होता, याद रखिएगा। जबकि डबल बार द्वारा लोड ट्रांसफर होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है। ओके, ये लिखवा दिया था टाई बार का, तो मैंने डबल बार का नहीं पता हो तो इसको नोट कर लीजिएगा आप। तो लिख लेना, डबल बार, डबल बार्स ट्रांसफर द लोड फ्रॉम वन स्लेब टू अनदर स्लेब। लोड ट्रांसफर हो रहा है मतलब स्ट्रेस ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। जो डायमीटर है ऑफ डबल बार, ये लगभग हम लेते हैं 25 mm, ओके। एंड जो लेंथ है, लेंथ ऑफ डबल बार, इट इज अबाउट 0.5 मीटर। कीजिए नोटिस है। ओके, ओके, और ये रिकमेंडेशन भी आप याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। रिइंफोर्समेंट इन सीमेंट कंक्रीट स्लैब ऑफ रोड पेमेंट इज प्लेस्ड। ठीक है, रिइंफोर्समेंट हम जो सीमेंट कंक्रीट स्लैब है इसमें कहाँ प्रोवाइड करते हैं? ये है ट्रांसवर्सली, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। बी है लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। सी है डायगोनली, और डी है इन द फॉर्म ऑफ वेल्डेड वायर मेश। बताइए, स्लैब डिजाइन आपने पढ़ी होगी, हम वायर मेश हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली हम एज अ स्लेब इसको डिजाइन करते हैं, रिजिड पेवमेंट को। देन 46 देखिए, द प्रेशर सस्टेन्ड per unit deformation of subgrade at specified deformation level using the specified plate size is termed as। लास्ट क्लास में बताया था, बताइए क्या बोलते हैं इसको हम? बताइए। इसे हम बोलेंगे मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन।
ओके, या सिंपल लैंग्वेज में हम बोले इसको के से डिनोट करते थे, इट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफॉर्मेशन, ऐसा हम बोलते थे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, फॉर ऑल इंपॉर्टेंट इंडियन हाईवेज फ्लेक्सिबल पेमेंट्स आर डिजाइन फॉर अ डिजाइन लाइफ ऑफ वाई ईयर्स। बताइए कितने सालों के लिए हम डिजाइन करते हैं? 15 ईयर्स के लिए हम डिजाइन करते हैं एज पर रिकमेंडेशन ऑफ आईआरसी। देन क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग टाई बार्स इन रिजिड पेमेंट? ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब पर्पस वो पूछना चाह रहा है, टाई बार्स का पर्पस पूछना चाह रहा है। बताइए, टाई बार्स का पर्पस मैंने डिस्कस किया था, लोड ट्रांसफर तो होगा नहीं, बताया था टाई बार्स जो है वो लोड ट्रांसफर नहीं करती है, जबकि जो डबल बार्स होती है वो लोड ट्रांसफर करती है। ओके, पर्पस क्या था बताइए? टाई बार्स का पर्पस पूछा है। टाई बार्स हम क्या करते थे? लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स में हम प्रोवाइड करते थे, और इसकी डायरेक्शन क्या होती थी? ट्रांसवर्स डायरेक्शन होती थी। तो इससे क्या होता था कि दोनों जो स्लेब से, ये स्लेब और ये स्लेब, ये एक साथ बाउंडेड होगी, जिससे जॉइंट इजीली ओपन नहीं होगा। ठीक है, ये जॉइंट इजीली ओपन नहीं होगा, तो देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा। एक हो जाएगा टू फर्मली टाई द लॉन्गिट्यूडनली एडजेसेंट स्लेब्स। ठीक है, ये स्लेब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, ये स्लेब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, तो ये लॉन्गिट्यूडनली एडजेसेंट है, मतलब नियर बाई है। ठीक है, इनको हमें टाई करना है टू प्रिवेंट दी ओपनिंग ऑफ जॉइंट्स, जिससे इनके बीच में ये जॉइंट जो है वो ओपन नहीं हो। ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके का ये लोड ट्रांसफर नहीं करती है। ये आंसर हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 49, द मैग्नीट्यूड ऑफ टायर प्रेशर कंट्रोल्स द फॉलोइंग। जो टायर प्रेशर का मैग्नीट्यूड है, टायर में कितना प्रेशर है, वो किस चीज को कंट्रोल करेगा? ये ऑप्शन है टोटल थिकनेस ऑफ पेवमेंट, बी ए नंबर ऑफ लेयर्स टू बी प्रोवाइडेड इन पेवमेंट, कितना लेयर हम प्रोवाइड करेंगे उस वो भी अफेक्ट होगा, सी टाइप ऑफ सब बेस एंड बेस कोर्स। ठीक है, किस टाइप का हम सब बेस प्रोवाइड करें या बेस कोर्स प्रोवाइड करें, ये भी टायर प्रेशर पे डिपेंड करेगा। डी क्वालिटी ऑफ मटेरियल टू बी यूज इन द अपर लेयर्स ऑफ द पेवमेंट। ठीक है, अपर लेयर्स जो है मतलब जो सरफेस कोर्स है, उसमें किस क्वालिटी का मटेरियल हमें यूज करना है वो डिपेंड करेगा। बताइए, डी होगा। ठीक है, क्योंकि जो टायर्स जो होते हैं ना, वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में होते हैं? टॉप लेयर के कांटेक्ट में होते हैं। तो जो वियरिंग या टीयरिंग जो भी होगी ना, वो अपर, या क्रशिंग जो भी होगी वो अपर लेयर की होगी, टायर प्रेशर के कारण। तो इससे केवल अपर लेयर जो है ना, उसकी क्वालिटी पर इफेक्ट होगा। ओके, होता है ना कि जब हम, आपने सुना होगा कि जो लद्दाख है वहां पर स्ट्रेटजिक रोड्स बन रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेटजिक रोड्स बन रहे हैं, क्या मतलब है स्ट्रेटजिक रोड्स का? जहां पर बहुत हेवी जो है व्हीकल्स जा सकते हैं, बहुत ज्यादा लोड के लिए डिजाइन होता है। यहाँ पर मतलब फाइटर प्लेन्स भी लैंड कर सकते हैं, बहुत हेवी जो टैंक्स है वो भी रन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो टॉप लेयर है ना, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा इनहेंस कर देते हैं। ओके, तो जो सरफेस या वियरिंग कोर्स है उसकी क्वालिटी पर इफेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50, इन पेवमेंट डिजाइन कंसिडरेशन द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द व्हीकल इज यूजुअली फिक्स्ड। ठीक है, बोलना चाह रहा है कि जब हम पेवमेंट डिजाइन करते हैं तो जो मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल है वो हम फिक्स कर देते हैं। एंड फॉलोड द व्हीकल विड्थ अफेक्ट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, जो विड्थ ऑफ व्हीकल है वो इनमें से किसके अलावा सभी पैरामीटर्स को अफेक्ट करेगा? किसके अलावा सभी पैरामीटर्स को विड्थ ऑफ व्हीकल अफेक्ट करेगा, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है विड्थ ऑफ द ट्रैफिक लेन। जो विड्थ ऑफ व्हीकल है वो विड्थ ऑफ ट्रैफिक लेन को अफेक्ट करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। ठीक है, अगर विड्थ ऑफ व्हीकल बहुत ज्यादा है तो पेवमेंट की विड्थ भी हमें, या ट्रैफिक लेन की विड्थ भी ज्यादा देनी होगी। ओके, सोल्डर्स, सोल्डर्स क्या होती थी? इमरजेंसी लेन होती थी, एक तरह से ट्रैफिक लेन ही तो हो गई ये भी। ठीक है, तो ट्रैफिक लेन की विड्थ को तो अफेक्ट करेगा, विड्थ ऑफ व्हीकल जो है। पार्किंग फैसिलिटीज, बिल्कुल, पार्किंग फैसिलिटीज जो भी होगी उनको भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि विड्थ अगर ज्यादा है तो यहाँ पर हमें ज्यादा स्पेस रखना पड़ेगा पार्किंग फैसिलिटीज में। ठीक है, ये जो विड्थ ऑफ व्हीकल है ये ड्रेनेज से इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ड्रेनेज को ये अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, क्लियर है सबको? ओके, देन क्वेश्चन नंबर 51, हुज थ्योरी इज प्राइमरीली अप्लाइड फॉर डिजाइनिंग रिजिड पेमेंट। कौन सी थ्योरी हम रिजिड पेमेंट की डिजाइन के लिए यूज करते हैं? कल डिस्कस किया था, लिखवाया भी था। बताइए क्वेश्चन नंबर 51 का, बताइए आंसर प्लीज।
बिल्कुल करेक्ट है आपका रजनेश। ठीक है, वेस्टरगार्ड जो मेथड है, वेस्टरगार्ड थ्योरी जो है वो हम यूज करते हैं फॉर द डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट। ठीक है, और बाकी मेथड भी बताए थे मैंने कि जो फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन में यूज में आते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इन रिजिड पेमेंट द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स स्पेसिंग इज नॉर्मली प्रोवाइडेड एज। ठीक है, कल डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट जो है 45 मीटर डिस्टेंस पर हम प्रोवाइड करते हैं। मतलब दो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिंग का मतलब ये हो जाता है कि दो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के बीच में कितना गैप होगा। स्पेसिंग का मीनिंग वो लेना हमें, सॉरी 45 मीटर पर एक्सपेंशन जॉइंट हम प्रोवाइड करते थे और 10 मीटर पर कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स। ये स्पेसिंग होती थी, 45 मीटर होता था एक्सपेंशन जॉइंट्स के लिए और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स के लिए 10 मीटर होता था। ऑप्शंस देखिए, ठीक है, ऑप्शंस में थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ये मीटर में नहीं सेंटीमीटर में ऑप्शन है। ठीक है, मीटर में नहीं सेंटीमीटर में ऑप्शन है। और ऑप्शन देखिए क्या ऑप्शन है, 2.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 एंड 5.5 सेंटीमीटर। मतलब ये क्या पूछना चाह रहा है, ये जो गैप प्रोवाइड किया ना कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के लिए, जो गैप प्रोवाइड किया है, ये स्पेस, ये वाली स्पेसिंग पूछना चाह रहा है। ऑप्शन देख के समझ में आ गया, ये दो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स के बीच में गैप नहीं पूछ रहा। एक कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट ये हो गया, एक कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट ये हो गया। इनके बीच की डिस्टेंस हमें पता है करीब 10 मीटर होती है। बहुत वेरिएशन आता है इसमें। ठीक है, ऐसे एक्सपेंशन जॉइंट जो है इसमें नॉर्मली हम 45 मीटर ये स्पेसिंग रखते हैं दो एक्सपेंशन जॉइंट्स के बीच में। ठीक है, 45 मीटर से लेके 140 मीटर तक रखते हैं, तो बहुत वेरिएशन आता है इसमें। ओके, अब ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि ये जो गैप है ना, ये वाला जो गैप है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का, ये पूछना चाह रहा है ये गैप कितना होता है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का, ये वाला गैप कितना होता है बताइए। 52। इसको बोलना चाहिए था गैप, लेकिन ऑप्शन देख के हमें समझ में आ गया ये होता है 4.5 सेंटीमीटर। ये वाला गैप रखते हैं हम 4.5 सेंटीमीटर। ओके, लिख लेना इसे, गैप फॉर कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स, ये हम रखते हैं टिपिकली 4.5 सेंटीमीटर के अबाउट। ओके, और एक्सपेंशन जॉइंट के लिए कितना, ये होता है 2.5 सेंटीमीटर। ओके, नोट कीजिए इसे। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। द टॉप ऑफ द ग्राउंड ऑन विच द फाउंडेशन ऑफ द रोड रेस्ट इज कॉल्ड एज। बताइए क्या बोलेंगे इसे, टॉप ऑफ द ग्राउंड जिस पर रोड बनती है उसकी बात पूछना चाह रहा है, उसे क्या बोलेंगे जहां पर पूरा रोड सपोर्टेड होता है, दैट इज नोन एज सोइल सबग्रेड। एक्चुअली में यही फाउंडेशन होती है। ठीक है, 54 देखिए, इन द डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट्स द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट रिप्रेजेंट्स व्हाट टाइप ऑफ फैक्टर। बताइए, जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट इज द, इट इज द मेन फैक्टर। ठीक है, सबसे जो सिग्निफिकेंट फैक्टर है इन द डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट, इट इज द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। तो ये सबसे मेन फैक्टर होता है, मेन मतलब मेजर फैक्टर होता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछते नहीं, जबरदस्ती का क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है क्वेश्चन है तो मैं डिस्कस करना है। ये क्लियर है आपको, कुछ डाउट तो पूछिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 55।
द फॉलोइंग इज नॉट द फ्लेक्सिबल पेमेंट फेलियर। ठीक है, पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा फेलियर फ्लेक्सिबल पेमेंट में नहीं होता है। पहले भी डिस्कस किया था ये। ठीक है, ए ऑप्शन देखिए, एलिगेटर क्रैकिंग। एलिगेटर क्रैकिंग क्या होती है, इसी को हम क्रोकोडाइल क्रैकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है इसमें, जो मगरमच्छ देखा होगा आपने, क्रोकोडाइल देखा होगा, तो उसकी बॉडी कैसी होती है, इस तरह की बॉडी होती है कुछ। ठीक है, ऐसे टेक्सचर्स बने होते हैं उसकी बॉडी पर। या ऐसे सोचिए, कभी सूखा पड़ जाता है ना कहीं पर, अकाल पड़ता है कहीं पर। ठीक है, तो वहां पर जो जमीन है ऐसी कुछ हो जाती है। ओके, तो अगर इस तरह से अगर क्रैक्स डेवलप हो गए पेवमेंट पर, इस तरह से क्रैक्स डेवलप हो गए, तो इसको हम क्रोकोडाइल क्रैकिंग या एलिगेटर क्रैकिंग हम बोलते हैं। ऐसा फ्लेक्सिबल पेवमेंट में होता है। ठीक है, बी ए मड पंपिंग, मड जो है वो पंप आउट हो जाती है, तो ऐसा फेलियर फ्लेक्सिबल पेवमेंट में नहीं होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्रैकिंग हमने कल डिस्कस की थी कि कोई एग्जिस्टिंग रोड है, उसमें क्रैक्स डेवलप हो रखे हैं, उसी एग्जिस्टिंग रोड पर हमने ऊपर कोई पेमेंट बना दी जिसको हम ओवरले पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग जो पेमेंट थी उस पर जो क्रैक्स थे, जस्ट उसके ऊपर नई वाली पेमेंट पे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, विच इज नोन एज रिफ्लेक्शन क्रैकिंग। ऐसा हमने डिस्कस किया था, नोट भी किया था। और फ्रॉस्ट हैविंग क्या होता है, फ्रॉस्ट समझते हो ना, पाला पड़ना। तो फ्रॉस्ट के कारण क्या होता है, जो पेमेंट सरफेस है वो डैमेज हो जाती है। इस टाइप के फेलियर जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल पेमेंट में होते हैं, लेकिन मड पंपिंग नहीं होती है। यही पूछा था, बी आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 56, वेस्टरगार्ड्स मेथड इज यूज्ड फॉर द डिजाइन ऑफ। बताइए, वेस्टरगार्ड मेथड का यूज हम किसकी डिजाइन में करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 56 रिपीटेड है, रिजिड पेमेंट की डिजाइन के लिए हम यूज करते हैं। देन 57 देखिए, जॉइंट फिलर यूज्ड ड्यूरिंग हाईवे कंस्ट्रक्शन आर। ठीक है, जॉइंट फिलर के लिए कौन क्या हम यूज करते हैं, सॉफ्टवुड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फाइबर बोर्ड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बोथ ऑफ दीज सी आंसर हो जाता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 58, इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पेवमेंट डिजाइन। Which of the following parameters due to changes in atmospheric conditions do not produce stresses in flexible pavement। ठीक है, किन पैरामीटर के कारण फ्लेक्सिबल पेमेंट में स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी। बताइए, कल डिस्कस किया था मैंने ऐसा ही क्वेश्चन, इस पॉइंट को डिस्कस किया था मैंने। ठीक है, क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में किस रीजन से स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होगी। 58 का बताइए। प्रेशर के कारण तो किसी भी पेमेंट में स्ट्रेस डेवलप होगी। ठीक है, टेंशन अप्लाई होगी तो भी स्ट्रेस डेवलप होगी, टेंशन का तो कुछ रिजल्ट होगा ना। ठीक है, ओके, कैपेसिटी अगर बढ़ेगी, मतलब जो व्हीकल डेंसिटी है वो बढ़ेगी, तो उस केस में क्या होगा, स्ट्रेसेस बढ़ेगी। टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। टेम्परेचर का इफेक्ट होता ना, तो हम फ्लेक्सिबल पेमेंट में भी हम कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करते फिर। ठीक है, जो रिजिड पेमेंट है, जो आरसीसी रोड होती है, उस केस में अब आपको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जोन्स प्रोवाइड करने होते हैं, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर स्ट्रेसेस डेवलप होती है, वहां पर एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन कभी आपने देखा है बिटुमिन की रोड जो है उस पर कभी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन जोन प्रोवाइडेड हो, नहीं होता ना, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर स्ट्रेसेस नेग्लिजिबल होती है। ओके, तो अभी तक जो मेजर पार्ट है ना ट्रांसपोर्टेशन का, वो कंप्लीट हो चुका है। हमने डिस्कस किया हाईवे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, सर्वेइंग एंड अलाइनमेंट हमने डिस्कस किया, ज्योमेट्रिक डिजाइन हमने डिस्कस किया। ज्योमेट्रिक डिजाइन जो है सबसे मेजर टॉपिक है हाईवे के सिलेबस का। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन यही से आते हैं। हाईवे मटेरियल्स भी आजकल इंपॉर्टेंट है, 3-4 साल से क्वेश्चन बहुत पूछने लगे। हाईवे मटेरियल से पहले नहीं पूछे जाते थे। ठीक है, फिर हमने पेवमेंट डिजाइन डिस्कस किया। पेवमेंट डिजाइन जो है इसमें से बहुत लिमिटेड पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट पर ज्यादा फोकस होता है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। इसके बाद हमने इससे पहले हमने ट्रैफिक इंजीनियरिंग डिस्कस किया। ठीक है, आजकल कुछ पीएसयूज में बहुत क्वेश्चन पूछते, ट्रैफिक से पहले बहुत कम क्वेश्चन आते थे। 2015 तक ट्रांसपोर्टेशन का वेटेज जो होता था एसएससी जेईई में, वो करीब होता था 2 से 3 क्वेश्चन। 2015 तक की मैं बात कर रहा हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन जस्ट पूछे जाते थे। और 2015 तक का अगर हम बात करें एसएससी जेईई की, तो पूरी हिस्ट्री उठा लीजिए एसएससी जेईई की, 2004 से 2015 तक एसएससी जेईई में ट्रैफिक के करीब 3 क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल। के बाद नंबर ऑफ स्लॉट में एग्जाम होता है, नंबर ऑफ स्लॉट में एग्जाम होता है तो क्या होता है, वेरिएशन बहुत हो जाता है, किसी किसी स्लॉट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं।
ठीक है, किसी किसी स्लॉट में किसी सब्जेक्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं आता, तो हम कोई भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ये चैप्टर कंप्लीट है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, रेलवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। आप समझते हो ना? अब बताइए, साउंड ऑडिबल है या नहीं? इज द साउंड ऑडिबल नाउ? यस और नो? इज द साउंड ऑडिबल और नॉट? इज द साउंड ऑडिबल और नॉट? बताइए, कैन यू लिसन टू मी? ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। बिल्कुल हुआ था ना लास्ट में, सेम वही प्रॉब्लम आ रही है। नहीं नहीं नहीं, उसको भी आवाज नहीं कर सकते। हेलो। हेलो। आ तो रही है, आ रही है। हेलो, हेलो, इज द साउंड ऑडिबल नाउ?
ओके, इसमें लगाओ। पहले सीधा इधर लगाना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग दोनों के क्वेश्चंस इसमें है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल फॉर ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज आर रेस्पेक्टिवली। तो जो ब्रॉड गेज है इसको हम बीजी से नोट करेंगे आगे से, और मीटर गेज को हम एमजी बोलेंगे आगे से शॉर्ट में। इनकी स्टैंडर्ड लेंथ कितनी होगी रेल की? ठीक है, रेल आपको समझ में आना चाहिए। जो आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा वहां पर आप ऐसा कुछ देखते हो, ऐसी पटरी बिछी होती है, एक पटरी इधर होती है, एक पटरी इधर होती है। ठीक है, ये जो पोर्शन है दिस इज, ये जो पोर्शन है दिस इज नोन एज रेल, इसको हम रेल बोल रहे हैं। ठीक है, दिस इज रेल। ओके, अगर इस रेल का क्रॉस सेक्शन हम देखें ना, तो बेसिकली ये आई सेक्शंस होते हैं, इसीलिए इनको गर्डर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, रेल क्या है? एक टाइप से गर्डर है, आई सेक्शन है। ठीक है, यू कैन सी गर्डर और आई सेक्शन। ठीक है, इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन देखूं ना, रेल का क्रॉस सेक्शन, तो ये ऐसा कुछ होगा, इस तरह से आई सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है किसका? रेल का। ओके, तो हम क्या करते हैं, जब ट्रैक हम ले करते हैं, जब ट्रैक को बिछाते हैं रेलवे ट्रैक को, तो ऐसे नंबर ऑफ रेल्स को हम क्या करते हैं, इस तरीके से बिछाकर आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, एक रेल ये हो गई, दूसरी रेल ये हो गई। ओके, और यहाँ पर हम कुछ प्लेट यूज करेंगे, वहां पर बोल्ट लगा देंगे। एक प्लेट पर 4 बोल्ट हम प्रोवाइड करते हैं। ये जो प्लेट होती है इसको हम फिश प्लेट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फिश प्लेट, आपने देखा होगा प्रैक्टिकली भी। ओके, तो ये जो रेल है ना, इनकी लेंथ पूछना चाह रहा है। ओके, तो कुछ जो एडिशनल पॉइंट्स है वो मैं बेसिक बेसिक पॉइंट्स आपको बताता चलूंगा। देखिए, जो रेलवे इंजीनियरिंग है ना, इससे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। एसएससी जेईई में अगर 2015 तक बात करें तो टोटल ही 3 क्वेश्चन आए थे टोटल, अप टू 2015। लेकिन 2015 के बाद काफी क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, किसी किसी स्लॉट में एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चन पूछे हैं। ओके, अदर स्टेट एई और जेई के एग्जाम्स की बात करें तो उनमें ये रेलवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग जो होता है वो सिलेबस में होता नहीं है। लेकिन जो कुछ पीएसयू कंपनीज है उनके सिलेबस में ये रेलवे इंजीनियरिंग होता है। ठीक है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा वेटेज नहीं होता। तो बेसिक बेसिक पार्ट जो है मैं बताता चलूंगा आपको। जो जो पॉइंट्स पूछ सकते हैं वो मैं सारा आपको नोट करवाऊंगा। ओके, तो नोट कीजिएगा। लेंथ ऑफ रेल, अगर ब्रॉड गेज की बात करें, कितना लेंथ होता है इसका बताइए? ब्रॉड गेज का लेंथ कितना होता है? इट इज 12.8 मीटर। ठीक है, कैलकुलेशंस में हम 13 मीटर लेके चलेंगे इसको। इट इज 12.8 मीटर। और जो मीटर गेज होता है, इसकी लेंथ कितनी होती है बताइए? इट इज 11.89 मीटर, जो स्टैंडर्ड है इंडियन रेलवे का। इसको कैलकुलेशंस में 12 मीटर हम ले सकते हैं। ओके, तो इन दोनों का याद रखिएगा। ओके, फिर जो गेज लेंथ है, ठीक है, गेज लेंथ क्या होती है? गेज लेंथ काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है जिन एग्जाम्स में रेलवे सिलेबस में होता है। ठीक है, तो गेज लेंथ जो है ये क्या होती है? सपोज ये रेल है कोई, ये दूसरी रेल है। ओके, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज गेज लेंथ। ये गेज डिस्टेंस या गेज लेंथ हम बोल देते हैं। ओके, और आपने देखा होगा कि जो रेल से इनके बीच में हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कुछ मेंबर्स बिछा कर रखते हैं।
ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये पीछे तक एक्सट्रीम प्लेस्ड होते हैं, पीछे तक। और यहाँ पर हम नीचे जो एग्रीगेट से, स्टोन एग्रीगेट से वो नीचे बिछा कर रखते हैं, वहां पर इसका कनेक्शन बना देते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से कुछ इस तरीके से ये कुछ मेंबर्स यहाँ पर प्रोवाइडेड है। क्या बोलते हैं इन्हें? ये वाले जो मेंबर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इन मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं स्लीपर्स। ठीक है, और ये क्या है? इट इज रेल। ओके, जिन्हें नहीं पता वो इनको भी नोट कीजिएगा। तो गेज लेंथ जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गेज लेंथ कितनी होती है बताइए, ब्रॉड गेज के लिए कितनी होती है? ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है, जीके में भी पूछ लेते हैं। इट इज 1.676 मीटर। ठीक है, गेज लेंथ की बात कर रहा हूं, गेज डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। मीटर गेज की गेज लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर। और तीसरा, अगर नेरो गेज की बात करें तो यहाँ पर इंडिया में दो टाइप के नेरो गेज चलते हैं। वैसे नेरो गेज ट्रैक्स बहुत कम देखने को मिलते हैं इंडिया में। दो टाइप के नेरो गेज होते हैं, बताइए कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है 0.61 मीटर और 0.76 मीटर। ओके, ठीक है, 0.762 होता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जो नेरो गेज है ना वो पहाड़ी इलाकों में यूज होता है। और जो हमें अगर हाई स्पीड ट्रैक चाहिए ना तो वहां पर हम ब्रॉड गेज यूज करेंगे। ठीक है, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर क्या होगा कि स्लोप में बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है। कुछ डिस्टेंस के साथ ही स्लोप में बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है। अगर रेलवे ट्रैक अगर हम बनाना चाहें कहां पर, पहाड़ी इलाकों में, तो वहां पर क्या होगा, कुछ कुछ डिस्टेंस में कर्व्स हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में सीधी रोड तो हम बना नहीं सकते, तो हमें स्पाइरल या जिगजैग रोड बनाना पड़ेगा। ऐसा रेलवे ट्रैक हमें बिछाना पड़ेगा स्पाइरल। तो बहुत ज्यादा कर्व्स वहां पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो वहां पर हम बहुत हाई स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते, तो वहां पर नैरो गेज जो है दैट इज मोस्ट सुटेबल। ठीक है, नैरो गेज जो है वो सुटेबल है कहां पर? पहाड़ी इलाकों में। अब इंडिया की बात करें ना अगर, तो पहाड़ी इलाकों में बहुत कम रेलवे ट्रैक्स हैं। ठीक है, जैसे सबसे बड़ा पहाड़ी इलाका कौन सा, हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में जस्ट शिमला तक रेलवे ट्रैक है, उसके बाद पूरे हिमाचल में कहीं भी रेलवे ट्रैक नहीं है। ओके, तो ये दो टाइप के नैरो गेज होते हैं, आपको पता होने चाहिए, नोट कीजिए इन्हें। ओके, तो कौन सा आंसर हो जाएगा अप्रोक्स में? फर्स्ट का बताइए, ब्रॉड गेज कितना होता था? 12.8 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 13 मीटर हो गया ये। और मीटर नेरो मीटर गेज कितना था? इट वॉज 11.89 मीटर, अप्रोक्स में 12 मीटर हो गया। सी आंसर हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग फिलेट इन अ रेल सेक्शन। ठीक है, इज टू, जो हम फिलेट प्रोवाइड करते हैं रेल सेक्शन में, इसका पर्पज क्या होता है? रेल सेक्शन की बात करें तो ऐसा कुछ होता है, जो भी प्रेजेंट में इंडिया में जो रेल सेक्शन हम यूज करते हैं उसमें क्या होता है, जो ऊपर वाला हेड है वो थोड़ा छोटा होता है, उसकी विड्थ थोड़ी कम होती है। और नीचे वाली जो फ्लेंज है, इसकी विड्थ ज्यादा होती है। ठीक है, ओके, तो ये जो पोर्शन है इट इज नोन एज फ्लेट। स्टील में भी बताया था हमने, ठीक है, स्टील में भी डिस्कस किया था। ये वाला पोर्शन जो है फ्लेट, इस तरह से ये फ्लेट प्रोवाइड करते हैं, जस्ट ऐसे जंक्शन नहीं है ये। ठीक है, ऐसे जंक्शन नहीं है। तो इससे क्या होगा कि ऐसा अगर हम ये थोड़ा स्लोप्ड प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो उस केस में क्या होगा कि जो लोड आ रहा है ऊपर से,
जो व्हील लोड आएगा ट्रेन का वो ज्यादा एरिया में अब डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, फ्लेट प्रोवाइड करने का पर्पज क्या है कि जो लोड जो है वो ज्यादा एरिया में, ज्यादा ब्रॉड एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उससे क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट नहीं होगी। प्लेट गर्डर पढ़ा था हमने स्टील में, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर क्या होता है, जब पॉइंट लोड लगा होता है तब उस केस में यहाँ पर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, मतलब जो स्ट्रेस है वो ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती, उससे यहाँ से बकलिंग हो जाती थी, जिसको हम वेब क्रिपलिंग बोलते थे। ओके, अगर इसको हमने ऐसे प्रोवाइड किया होता है इस तरह से थोड़ा स्लोप्ड, ठीक है, फ्लेट को थोड़ा स्लोप्ड प्रोवाइड किया होता, तो उस केस में जो लोड है वो ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता, और लोड जो है ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगी, मतलब इसकी बकलिंग की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका पर्पज क्या होगा, फ्लेट का जो स्लोप्ड फ्लेट प्रोवाइड किया, इसका पर्पज है कि लोड को ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करे जिससे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट नहीं हो, बकलिंग नहीं हो। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये इसका हेड बोल देते हैं, ये भी हेड बोल देते हैं, ये वेव वाला पोर्शन हो गया। ओके, ठीक है, तो पर्पज आप लिख सकते हैं, फ्लेट इज प्रोवाइडेड such that the load is distributed in larger area and hence there is no stress concentration. ओके, नोट कीजिए इसे। ओके, नोट किया इसका, बताइए आंसर। ठीक है, पर्पज पूछा था फ्लेट का रेल सेक्शन में, जल्दी से आंसर बताइए। सेकंड का सी बोला मयंक ने। ओके मयंक, वेरी गुड, करेक्ट आपका, टू अवॉइड द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तीसरा क्वेश्चन जो है दैट इज नंबर ऑफ फिश बोल्ट्स पर फिश प्लेट इज। फिश प्लेट क्या होती है, रेल्स को जोड़ने के काम आती है। ठीक है, उसको हम फिश प्लेट बोलते हैं। एक फिश प्लेट पर कितने बोल्ट्स होते हैं, आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा, ठीक है, सबने देखा है, कितने होती है, 4 होती है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, विजिबल है आपको ये। ओके, ये आपको विजिबल होगा, तो यहां पर देख लीजिए, ये एक रेल हो गई, ठीक है, यहाँ पर ये एक रेल तो ये वाली हो गई, एक दूसरी रेल ये हो गई। ओके, और दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये वाली जो प्लेट हमने यूज की है, ये प्लेट जो है दिस इज फिश प्लेट। और कितने बोल्ट लग रहे हैं यहाँ पर, 4 बोल्ट दिख रहे हैं आपको, ठीक है, 4 बोल्ट दिख रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम फिश बोल्ट बोल देते हैं इन जनरल, क्योंकि ये फिश प्लेट्स पर हमने प्रोवाइड किए हैं। ओके, अब क्वेश्चन ये नंबर ऑफ बोल्ट पूछा जाता है, एक तो फिश प्लेट पर हम कितने बोल्ट प्रोवाइड करते हैं, दूसरा ये पूछा जाता है कि ये कौन सा जॉइंट है, ये जॉइंट कौन सा टाइप का है, बताइए कौन सा जॉइंट है, ये बट जॉइंट है या लेफ्ट जॉइंट है।
ये टाइप ऑफ जॉइंट जो है, कौन सा जॉइंट होगा, दिख रहा होगा डायग्राम में, बट जॉइंट है। ठीक है, दो प्लेट्स को अगर आमने सामने प्लेस किया, एंड टू एंड प्लेस करके हमने कोई कवर प्लेट यूज कर ली, ऐसा हम बोलते थे स्टील में। ठीक है, तब जो जॉइंट होगा दैट इज बट जॉइंट। ओवरलैप तो किया नहीं, तो लेफ्ट जॉइंट तो है ही नहीं, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये भी पता रखना, जो रेल जॉइंट होता है दैट इज बट जॉइंट। ठीक है, नोट कर लेना कहीं पे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द टोटल गैप ऑन बोथ साइड्स बिटवीन द inside edges of wheel flanges and gauge faces of the rail is kept as। बताइए, ये क्वेश्चन समझ में आया? टोटल गैप पूछा है ऑन बोथ साइड्स बिटवीन द इनसाइड एजेस ऑफ व्हील फ्लेंजेस एंड गेज फेसेज ऑफ द रेल इज केप्ट एज। देखिए, समझने की कोशिश करना है इसे। आपने अगर व्हील ध्यान से देखा होगा रेलवे ट्रैक, रेल का, तो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, कैसा होता है? एक ऐसी कुछ फ्लेंज होती है, एक और फ्लेंज होती है थोड़ा बाहर की साइड। ठीक है, वो एक फ्लेंज जो हमने प्रोवाइड की वो थोड़ी छोटी होती है, कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी होती है। ओके, ऐसा कुछ सपोज। और ऐसा व्हील होता है। ठीक है, एक फ्लेंज तो ये हो गई। ठीक है, एक फ्लेंज तो ये हो गई, एक फ्लेंज हो गई, दोनों दोनों की हाइट कम, हाइट में डिफरेंस होता है, और यहाँ पर कुछ स्लोप होती है, लगभग 1/20 की स्लोप होती है। ओके, ऐसा हम करते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये सपोज ये रेल है। ठीक है, ये रेल जो है, ऐसे ये रेलवे ट्रैक है, ये रेल है। ओके, तो यहां से इसका गैप पूछा है, ये गैप कितना होता है? बात समझ में आती है? ठीक है, ऐसा हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं जिससे इसका लेटरल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो। ठीक है, व्हील का लेटरल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, इस पर्पज से हम ये ऐसा प्रोवाइड करते हैं। ये जो स्लोप्ड व्हील हमने प्रोवाइड किया, इसे हम बोलते हैं कॉनिंग ऑफ व्हील। इट इज नोन एज कॉनिंग ऑफ व्हील। ठीक है, स्लोप्ड जो व्हील है इट इज कॉनिंग ऑफ व्हील, और ये 1/20 के अबाउट इसमें ये स्लोप हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये वाला गैप पूछा कि जो ये फ्लेंज है यहां से रेल की जो फेस है उसकी डिस्टेंस कितनी होती है। बताइए, इंडियन रेलवेज में कितनी होती है? याद है किसी को? इट इज 19 mm, याद रखना सीधा, इट इज 19 mm। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्रीप। ठीक है, क्रीप आपने आरसीसी में पढ़ा होगा, सोम में पढ़ा होगा, और यहां भी हम क्रीप पढ़ते हैं। ठीक है, क्रीप से रिगार्डिंग स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो पहले समझ लीजिए कि यहां पर हम क्रीप किसे बोल रहे हैं। जो रेल है ना, ये रेल थी। ठीक है, आई सेक्शन है या गर्डर है, तो इसका क्या होगा जब जब यहाँ पर ट्रेन मूव होगी, बहुत ज्यादा लोड, बहुत बार यहाँ पर मूवमेंट हो चुका है ट्रेन का, तब उस केस में क्या होता है कि अ, जो ये रेल है इसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, इस डिफॉर्मेशन को हम बोलते हैं क्रीप। ठीक है, बेसिकली आपने सोम और आरसीसी में पढ़ा होगा, जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है दैट इज क्रीप। आरसीसी में आप क्या पढ़ते हो कि कोई बीम है उसके सेल्फ वेट के कारण टाइम के साथ जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है दैट इज क्रीप। ओके, तो ये क्रीप हो जाता है, बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्रीप क्या होता है। ओके, ठीक है, मैं अभी लिखवा दूंगा ये। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, क्रीप इज ग्रेटर ऑन कर्व्स देन ऑन टेंजेंट रेलवे ट्रैक। देखिए, कर्व से है ना, जहां पर कर्व आएगा, हॉरिजॉन्टल कर्व की बात कर रहे हैं हम, तो कर्व्स पर क्या होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, उस कारण से डिफॉर्मेशन बढ़ जाएगा, क्रीप बढ़ जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। बात समझ में आती है? जो कर्व से वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, अपकेंद्रीय बल एक्ट करेगा, तो वहां पर डिफॉर्मेशन बढ़ जाएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, क्रीप इन न्यू रेल्स इज मोर देन दैट इन ओल्ड रेल्स। ठीक है, अगर नई नई रेल हमने यूज की, नए गर्डर्स हमने यूज किए, उसमें क्रीप जो है वो ज्यादा होगा पुराने के बजाय। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट सही है क्या? सही है। आपने पढ़ा होगा आरसीसी में या सोम में, आपने पढ़ा होगा कि जो रेट ऑफ क्रीप है टाइम के साथ डिक्रीज होती है। ठीक है, जब हम कोई नई बिल्डिंग बनाते हैं ना, मान लो हमने कोई बीम बनाई, बिल्डिंग में हमने कोई बीम प्रोवाइड की है,
ठीक है, स्टार्टिंग के 5 साल में जो जितना उसमें डिफ्लेक्शन होगा, अगले 5 साल में तो उससे कम होगा। मान लीजिए स्टार्टिंग के 5 साल में बीम में डिफ्लेक्शन हुआ 10 mm का, तो अगले 5 साल में जो डिफ्लेक्शन होगा वो 10 mm से कम होगा। सपोज हो सकता है 8 mm हो, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं होगा। इसे हम बोलते हैं रेट ऑफ क्रीप। टाइम के साथ जो रेट ऑफ क्रीप है वो डिक्रीज होता है। ओके, तो नई रेल अगर हम यूज करेंगे तो उसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा, क्रीप ज्यादा होगा, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। देन थर्ड देखिए, क्रीप इज मोर ऑन स्टीप ग्रेडियंट्स देन ऑन लेवल ट्रैक। ठीक है, ग्रेडियंट का क्रीप पर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ये थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है, तो देख लेना आंसर कौन सा है। 6 का हो जाएगा कौन सा, बी आंसर हो जाएगा। ओके, तो नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लिखना क्रीप। इट इज द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट या डिफॉर्मेशन हम यहां पर बोल सकते हैं, लेकिन एग्जाम की लैंग्वेज दिखा रहा हूं मैं। इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ट्रेन चलेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लोकोमोटिव। ठीक है, मतलब ट्रेन जो है जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसी डायरेक्शन में, मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन हुआ दैट इज क्रीप। ओके, ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्लीपर्स इज प्रिफर्ड ऑन जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट हमने कहाँ पे किए, जो ये रेल थी, दूसरी रेल ये थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो जॉइंट हमने प्रोवाइड किया था किससे, फिश प्लेट से, यहाँ पर कौन सा स्लीपर हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन है CST9 स्लीपर, बी है स्टील ट्रो स्लीपर, सी है वुडन स्लीपर, डी है कॉन्क्रीट स्लीपर। बताइए जॉइंट्स पर कौन से स्लीपर हम प्रोवाइड करेंगे। देखिए जॉइंट्स पर जो स्लीपर हम प्रोवाइड करते हैं उनमें उनको बहुत जल्दी चेंज करने की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो उनका डिफॉर्मेशन जल्दी होगा, ठीक है, उनको जल्दी जल्दी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में अगर हम सुटेबिलिटी देखें तो वुडन स्लीपर सबसे ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि इनको ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान होता है। ठीक है, जो कॉन्क्रीट स्लीपर से बहुत ज्यादा हेवी होता है, ठीक है, सबसे जो लाइट वेट होते हैं दैट इज वुडन स्लीपर, तो इनको ट्रांसपोर्ट करना, प्लेस करना, कनेक्शन बनाना सब कुछ आसान होता है वुडन स्लीपर्स में। तो जॉइंट्स पर तो हम वुडन स्लीपर यूज कर लेते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एट पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो रेलवे स्टेशन होता है ना, वहां पर बहुत सारी पटरियां बनी होती है। ठीक है, बहुत सारी पटरियां बनी होती है वहां पर। अगर हमें ऐसा सोचिए कि एक ट्रेन, जो कोई ट्रेन है किसी ट्रैक पर जा रही है, वहां से उसको डाइवर्ट करना है, ठीक है, अपना ट्रैक चेंज करना है, दूसरी पटरी पर जाना है, तो वहां पर हम जो अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं दैट इज पॉइंट एंड क्रॉसिंग। उस अरेंजमेंट को हम पॉइंट एंड क्रॉसिंग बोलते हैं। ठीक है, एट पॉइंट एंड क्रॉसिंग द टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स फॉर 1 in 12 टर्नआउट्स इन ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज ट्रैक है, उसमें नंबर ऑफ स्लीपर्स पूछा है फॉर 1 in 12 टर्नआउट्स। ठीक है, टर्नआउट मतलब ट्रैक चेंज कर लेना, तो ये सीधा रिकमेंडेशन है, हम इसमें 70 स्लीपर्स यूज करते हैं। पॉइंट एंड क्रॉसिंग मैं आपको दिखा देता हूं कैसा होता है।
ठीक है, आपने देखा होगा रेलवे जो स्टेशन होते हैं वहां पर, तो एक ट्रैक तो ये सीधा जा रहा है, ओके, और दूसरा रेलवे ट्रैक जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहां से कोई ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन में, इसको ये इस ट्रैक पर आना है, तो यहाँ पर जो ये अरेंजमेंट प्रोवाइड किया ना, दिस इज पॉइंटिंग एंड क्रॉसिंग हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा प्रैक्टिकली भी रेलवे स्टेशन पर। ओके, तो डायरेक्टली याद रखना रिकमेंडेशन थी वो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ केंट डेफिशिएंसी। केंट मतलब सुपर एलिवेशन। ठीक है, तो सुपर एलिवेशन डेफिशिएंसी पूछना चाह रहा है फॉर ब्रॉड गेज इज, रिकमेंडेशन से ये भी। ठीक है, ब्रॉड गेज के लिए केंट डेफिशिएंसी पूछना चाह रहा है। केंट डेफिशिएंसी क्या होती है और इसकी रिकमेंडेशन क्या है वो आप नोट कर लीजिए। तो हेडिंग लिखना केंट डेफिशिएंसी। इट इज इक्वल टू थ्योरेटिकल केंट माइनस एक्चुअल केंट प्रोवाइडेड। ठीक है, हमने किसी रिलेशन से सुपर एलिवेशन कैलकुलेट किया और प्रैक्टिकली कितना प्रोवाइड किया, दोनों का डिफरेंस होता है ये केंट डेफिशिएंसी। फिर रिकमेंडेशंस नोट कीजिए, केंट डेफिशिएंसी फॉर ब्रॉड गेज इट इज 75 mm। मीटर गेज के लिए होता है 50 mm। ठीक है, mm है, और नैरो गेज के लिए होता है 38 mm। ओके, तो नोट किया आप लोगों ने ये। ओके, तो बताइए, केंट डेफिशिएंसी की लिमिटिंग वैल्यू पूछी थी फॉर ब्रॉड गेज, कितना हो जाएगा? नाइन्थ का बताइए, अभी डेटा लिखवाया मैंने। इट इज 75 mm। ओके, ब्रॉड गेज के लिए होता है 75 mm, डायरेक्टली रिकमेंडेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। 10th देखिए, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मैक्सिमम केंट। ठीक है, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन पूछ रहा है फॉर मीटर गेज रूट्स। ठीक है, मीटर गेज के केस में मैक्सिमम सुपर एलिवेशन पूछना चाह रहा है, ये भी रिकमेंडेशन है। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की रिकमेंडेशन आपने पढ़ी थी हाईवेज के लिए, उसी सिमिलर वे में हम रेलवेज के लिए भी पढ़ेंगे। तो मैक्सिमम केंट नोट करना, पहला इसमें फॉर ब्रॉड गेज
ठीक है, अब जो ब्रॉड गेज है इसको भी दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर देखिए जो रूट्स होते हैं रेलवे रूट से उनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो जो ग्रुप ए बी और सी जो रूट्स है उनके लिए तो कोड ने बोला कि ब्रॉड गेज कितना होगा, इट इज 165 टू 185 mm। ठीक है, ग्रुप ए बी सी जो रूट्स है, जो रेलवे रूट्स होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में रेलवे ने डिवाइड किया है, तो उनमें से एबीसी जो रूट्स है इनके लिए तो मैक्सिमम केंट होता है 165 से 185 mm। लेकिन 185 mm के लिए एक कंडीशन है, 185 mm हम ले सकते हैं, जो कोड ने बोला ये हम ले सकते हैं इफ द फ्यूचर प्लानिंग इज कंसिडर्ड। ओके, फिर जो ग्रुप है डी एंड ई, फॉर ग्रुप डी एंड ई रूट्स, इनके लिए मैक्सिमम सुपर एलिवेशन बोला 140 mm। ठीक है, दोनों ही ब्रॉड गेज के लिए। ओके, इसके बाद जो मीटर गेज है, सेकंड है मीटर गेज। मीटर गेज के लिए कोड ने बोला 90 टू 100 mm। लेकिन फिर 100 mm के साथ एक कंडीशन है, इट इज ओनली फॉर हाई स्पीड रूट्स। अदरवाइज जो मैक्सिमम कैंट है दैट इज 90 mm। और तीसरा है नैरो गेज के लिए, 65 mm से 75 mm। ठीक है, 75 mm के लिए कोड ने बोला कि हम इतना यूज कर सकते हैं विथ स्पेशल परमिशंस। ओके, नोट किया आप लोगों ने। तो मीटर गेज के लिए मैक्सिमम केंट पूछा था कितना होगा, 90 वाला ऑप्शन अगर है तो वो हम सही मान लेंगे, या फिर 100 वाला ऑप्शन होगा, उसमें दोनों में से एक तो होगा। ओके, तो देख लीजिए, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मैक्सिमम केंट फॉर मीटर गेज इज कितना, 90 वाला ऑप्शन तो है नहीं, तो 100 वाला सही मानना पड़ेगा, डी आंसर हो जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, नॉर्मली मैक्सिमम केंट परमिसिबल इन नैरो गेज, अभी बताया हमने कितना होता है नैरो गेज के केस में, 75 mm होता है। ठीक है, अभी नोट किया था हमने। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व यूज्ड बाय द इंडियन रेलवेज इज। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना ट्रांजिशन कर्व हाईवेज के लिए, रोड्स के लिए, कि सीधे रोड को जब हमें किसी सर्कुलर रोड से कनेक्ट करना होता था तो बीच में हम एक कर्व प्रोवाइड करते थे जिसको हम ट्रांजिशन कर्व बोलते थे। पर्पज क्या था इसका कि एकदम से
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई नहीं हो व्हीकल्स पर। तो सेम यहाँ पर भी है, जब कर्व्ड रोड हमें प्रोवाइड करना होता है वहां पर हम बीच में ट्रांजिशन रेलवे ट्रैक हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे एकदम से ट्रेन पर झटका महसूस नहीं हो, मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई नहीं हो। ओके, तो पूछना चाह रहा है कि इंडियन रेलवे कौन सी शेप यूज करता है। आइडियल तो कौन सी होती थी, आइडियल शेप ट्रांजिशन कर्व की कौन सी होती थी, बताइए आइडियल शेप क्या होगी। ना, स्पाइरल होती थी। ठीक है, आइडियल स्पाइरल होती थी, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। आइडियल तो यही है, चाहे रेलवे हो चाहे हाईवेज हो। ठीक है, स्पाइरल आइडियल होती है। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। ठीक है, अब ये बोला कि इंडियन रेलवे कौन सा यूज करता है, तो इंडियन रेलवे तो क्यूबिक पैराबोला यूज करता है। ठीक है, इंडियन रेलवे जो यूज करता है रेलवे ट्रैक्स में, दैट इज क्यूबिक पैराबोला। क्यों यूज करता है इसे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्रॉड्स कर्व ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी फ्रॉड्स कर्व ऑफ एडजस्टमेंट, वो भी हम इसको बोलते हैं फ्रॉड्स कर्व ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, ऐसा भी इसको बोल देते हैं। इंडियन रेलवे ये क्यों यूज करता है, ये इसलिए यूज किया जाता है कि इसको बिछाना, ऐसे ट्रैक को बिछाना ज्यादा आसान होगा। ठीक है, इट इज इजी टू ले। ठीक है, इसको बिछाना आसान होता है। कैसे बिछाते हैं, ऑफसेट मेथड से हम इसको बिछाते हैं। नाम याद रखना मेथड का, बाय ऑफसेट मेथड। ठीक है, तो ये जो शेप है ये बहुत इजीली हम इसको बिछा सकते हैं, इसलिए हम प्रेफर करते हैं क्यूबिक पैराबोला। अदरवाइज जो बेस्ट शेप थी दैट इज स्पाइरल, लेकिन उसमें इसको बिछाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और ऐसा हमने डिस्कस किया था कि 4 डिग्री एंगल तक सारे कर्व जो है वो सेम पाथ को फॉलो करते हैं। ठीक है, 9 डिग्री कर्व तक भी उनके पाथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। कीजिए नोट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। If r is the radius of a circular curve, then the versine on a chord of length c is given by। versine क्या होता है, ये रेडियस ऑफ कर्व कैलकुलेट करने के काम आता है, बस इतना याद रखेगा। ठीक है, तो वर्साइन पूछ रहा है, वर्साइन को v से हम डिनोट करते हैं, ये होता है सी स्क्वायर अपॉन 4r, इतना मीटर के बराबर होता है, सॉरी 8r के बराबर होता है, सी आंसर होगा। ठीक है, वर्साइन होता है सी स्क्वायर अपॉन 8r, इतना मीटर। ठीक है, मीटर में ऑप्शन हो तो ये आंसर मानेंगे, और अगर सेंटीमीटर में ऑप्शन हो तो ये होता है 12.5 सी स्क्वायर अपॉन आर, इतना सेंटीमीटर। दोनों नोट कर लेना, 12.5 सी स्क्वायर अपॉन आर, इतना सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन अ कर्व ऑफ रेडियस आर मीटर्स एंड स्पीड ऑफ व्हीकल v किलोमीटर पर आवर इज गिवन बाय। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन पूछा है, थियोरेटिकली हमने डिस्कस कर चुके हैं हम इसको। ठीक है, हाईवे में कि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन क्या होता था। ओके, कितना होता है ये, बिल्कुल करेक्ट है आपका मयंक, करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं जब कैपिटल वी यूज किया, यहाँ पर इस केस में वी जो है, कैपिटल वी जो है दैट इज इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, याद रखना। या अगर स्मॉल वी की टर्म में हम लिखे तो क्या हो जाएगा, जी स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन जी आर, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पर स्मॉल वी जो है दैट इज स्पीड ऑफ द ट्रेन इन मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी पूछ लेते हैं। नहीं पता तो नोट कीजिएगा। ठीक है, और जी यहाँ पर क्या होता है, इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रेल्स, दोनों रेल्स के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होती है दैट इज जी। आर आप समझते हो रेडियस ऑफ कर्व, बी इज द स्पीड। ओके, नोट कीजिए इसे।
ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15, स्विच एंगल डिपेंड्स ऑन। ठीक है, स्विच क्या होता है अभी देख लेंगे, डायग्राम में दिखा दूंगा आपको। स्विच एंगल डिपेंड्स ऑन, एक ऑप्शन दिया है हील डाइवर्जेंस, लेंथ ऑफ टंग रेल। ठीक है, हील डाइवर्जेंस क्या होता है, स्विच क्या होता है, टंग रेल क्या होता है, फ्लेंजवे क्लियरेंस क्या होता है, थ्रो ऑफ स्विच क्या होता है। ठीक है, किन किन पे डिपेंड कर रहा है तो वो हमें देखना है। एक बार इनको सबको हम डायग्राम में देख लेते हैं तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। अगर ये डायग्राम आपको थोड़ा विजिबल है तो देखिए कि एक रेलवे ट्रैक तो ये जा रहा है। ठीक है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग हमने देखा था, और दूसरा जो रेलवे ट्रैक है ये जा रहा है। तो ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग का डायग्राम है। यहाँ पर जो ये वाली रेल होती है, ठीक है, ये वाली जो रेल होती है दिस इज नोन एज टंग रेल, इसको हम बोलेंगे टंग रेल। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, कौन सा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो रेल अंदर की तरफ प्रोवाइडेड है, दैट इज विजिबल है क्या आपको, ये विजिबल है आपको, बताइए। डायग्राम जो है विजिबल है, यस और नो? नो। अब ओके, तो देखिए एक रेलवे ट्रैक तो ये वाला हो गया, एक रेलवे ट्रैक ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये वाली जो रेल होती है ना, ये वाली जो रेल है इट इज नोन एज टंग रेल। ठीक है, ये वाली जो रेल है ये वाली, इसको हम बोलेंगे टंग रेल। ओके, और यहाँ पर अंदर की तरफ जो है टंग रेल से थोड़ा अंदर, यहाँ पर भी एक साइड में रेल प्रोवाइडेड है जिसको हम चेक रेल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चेक रेल। ओके, और ये वाली रेल भी कौन सी हो गई, जो ट्रैक घूम रहा है ना यहाँ पर, जो इस ट्रैक में जो रेल्स प्रोवाइड की, ये वाली और ये वाली दोनों को हम टंग रेल बोलते हैं। ओके, ओके, देन एक रेल यहाँ पर चेक रेल ये प्रोवाइड किया अंदर की तरफ, ये मेन रेलवे ट्रैक था, यहाँ पर एक चेक रेल हम प्रोवाइड करते हैं। तो यहां से जो क्लियरेंस है ना इसका, जो मेन ट्रैक है इससे डिस्टेंस जो होती है दैट इज फ्लेंजवे क्लियरेंस, या फ्लेंजवे डिस्टेंस हम इसको बोलते हैं, इट इज फ्लेंजवे क्लियरेंस। ओके, ओके, देन देखिए एक रेलवे ट्रैक ये था, ठीक है, और यहाँ पर एक रेल ये वाली है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, एक तो रेल ये वाली हो गई, एक रेल ये वाली जो थोड़ा कर्व्ड शो कर रखी है। ठीक है, इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है इट इज नोन एज हिल डाइवर्जेंस, इस डिस्टेंस को हम हिल डाइवर्जेंस बोल रहे हैं, ये वाला जो गैप है। ओके, एक रेल तो ये सीधी जा रही है, एक रेल ये कर्व्ड है, दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज हिल डाइवर्जेंस। ओके, ओके, इसके बाद देखिए ये वाला जो पोर्शन है इट इज स्विचेज, इसको हम स्विच बोलेंगे। और टंग रेल आप देख सकते हैं कि एक ये वाला जो रेलवे ट्रैक है, देखिए ये वाली रेल अंदर थोड़ा कर्व्ड है, जो रेलवे पाथ है उसको चेंज करने के लिए ये वाली एक तो रेल है, और एक स्ट्रेट जो रेल जा रही है, तो अंदर वाली जो है इसको हम टंग रेल बोल देते हैं। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है सारी इसमें। ओके, अब देखिए क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन ये था कि जो स्विच एंगल है किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, तो ये हील डाइवर्जेंस पे भी डिपेंड करता है, और लेंथ ऑफ टंग रेल पे भी डिपेंड करेगा। ओके, अगर हमें जो ट्रेन है उसका ट्रैक चेंज करना है तो इन दोनों डिस्टेंस पर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थ्रो ऑफ स्विच फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक इज। ठीक है, थ्रो ऑफ स्विच की मैक्सिमम वैल्यू पूछिए किसके लिए, ब्रॉड गेज के लिए, बताइए कितना होता है। ठीक है, तो कुछ नोट कर लीजिए इससे रिगार्डिंग, जो ये रिकमेंडेशन ही है।
तो थ्रो ऑफ स्विच क्या होता है और रिकमेंडेशंस क्या है, एक बार इसको नोट कीजिएगा। हेडिंग लिखना, थ्रो ऑफ स्विच। It is the distance through which the tongue rail moves laterally। ठीक है, जो टंग रेल है कितना डिस्टेंस तक मूव कर सकती है लेटरल डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं थ्रो ऑफ स्विच। अब रिकमेंडेशन देख लीजिएगा इसकी। मैक्सिमम थ्रो ऑफ स्विच फॉर ब्रॉड गेज। तो ब्रॉड गेज के लिए होता है कितना, कुछ केसेस में 95 mm तक और कुछ केसेस में 115 mm तक। ठीक है, इस रेंज में कुछ भी हो सकता है। ये मैक्सिमम वैल्यू है। अपर लिमिट या तो 95 लेकर चलते हैं हम या 115 लेकर चलते हैं। ओके, मीटर गेज जो है इसके लिए 89 mm या कुछ केसेस में 100 mm लेकर चलते हैं। ओके, तो नोट किया इसे। अब देखिए क्वेश्चन पे आ जाइए, कितना होगा। अब इसमें ऑप्शन दोनों दिए 95 और 115। ठीक है, तो मैक्सिमम देखना है, मैं तो डी आंसर माना जाएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ क्रॉसिंग इज मोस्टली यूज्ड इन इंडिया। इंडिया में यूज करते हैं राइट एंगल मेथड। ठीक है, नाम याद रखिएगा, बहुत डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि नहीं पूछा जाता। बेसिक बेसिक पार्ट में सारा कवर करा दूंगा आपको। देन क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्नआउट्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर गुड्स ट्रेन्स ऑन इंडियन रेलवेज। ठीक है, कौन सा टर्नआउट हम यूज करते हैं। टर्नआउट बताया कि रेलवे ट्रैक जो है उसको चेंज करना, उसे हम टर्नआउट बोल रहे हैं। तो हम 1/8 यूज करते हैं। ठीक है, गुड्स ट्रेन के लिए, तो याद रखिएगा। फिर नंबर ऑफ स्विचेस प्रोवाइडेड ऑन अ गॉन्ट लेटेड ट्रैक। गॉन्ट लेटेड ट्रैक क्या होता है, इसी को हम इंटरलेसिड ट्रैक भी बोलते हैं, एक ही बात है, इंटरलेसिड ट्रैक। ठीक है, इसमें कितने स्विचेज हम प्रोवाइड करते हैं ये पूछना चाह रहा है। एक बार डायग्राम देख लीजिए। इंटरलेसिड ट्रैक या गॉन्टलेटेड ट्रैक क्या होता है, जो कि सेम फाउंडेशन पर, मतलब सेम बेस पर बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स अगर हमने बिछा दिए तो उसको हम बोलेंगे गॉन्टलेटेड ट्रैक। ठीक है, सेम बेस पर, एक ही बेस पर या एक ही फाउंडेशन पर हमने नंबर ऑफ ट्रैक्स अगर बिछा दिए तो उसको हम इंटरलेसिड ट्रैक या गॉन्टलेटेड ट्रैक हम बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार डायग्राम देख लीजिएगा इसका। जैसे ये है, ठीक है, तो यहां पर देखिए कि नंबर ऑफ रेल्स हमने बिछा दी, नंबर ऑफ ट्रैक्स हमने बिछा दिए। समझ लो, नंबर ऑफ ट्रैक्स हमने बिछा दिए सेम फाउंडेशन पर, तो इसको हम गॉन्टलेटेड ट्रैक बोलेंगे इसको अब। ठीक है, या इंटरलेसिड ट्रैक इसको हम बोलते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन पे आ जाइए।
यहाँ पर हम कोई स्विच प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, अभी डायग्राम दिखाया आपको, कोई स्विच दिखा वहां पर नहीं था। ठीक है, तो इंटरलेसिव ट्रैक के केस में कोई स्विच हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, अगर डेफिनेशन लिखना चाहो इसकी तो आप लिख सकते हो, पूछ सकते हो ऑब्जेक्टिव में, तो चाहो तो नोट कर लेना। गॉन्टलेट ट्रैक बोल सकते हैं इसको, गॉन्टलेटेड ट्रैक भी हम बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं इंटरलेसिड ट्रैक। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेना इसकी। इट इज द अरेंजमेंट in which the number of tracks the number of tracks are laid on the same bed, या सेम बेस बोल दीजिए या सेम फाउंडेशन बोल दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20। ओके, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यहाँ पर हम कोई स्विच प्रोवाइड नहीं करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द कर्व लीड, इसको सीएल बोला है, स्विच लीड एसएल बोला है, एंड लीड ऑफ क्रॉसिंग इसको एल बोला है, इज गिवन बाय। तो सीधा सा रिलेशन याद रखना, एल इक्वल टू सीएल माइनस एसएल। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हील डाइवर्जेंस इज। ठीक है, अभी डायग्राम देखा था हमने, अगर आपको प्रॉपर्ली विजिबल नहीं था तो आप गूगल पे देखना, तो आपको मिल जाएगा। ये टर्म सर्च करना इमेजेस पे जाके, गूगल इमेजेस पर, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि हील डाइवर्जेंस क्या होता है, फ्लेंज वे क्लियरेंस क्या होता है। ठीक है, सारा सब कुछ वहां से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो आप ये देख लीजिएगा। हील डाइवर्जेंस जो है बेसिकली डिस्टेंस थी। ठीक है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फ्लेंज वे क्लियरेंस। दोनों डिस्टेंसेज आप देखना गूगल इमेजेस पर, तो आपको समझ में आ जाएगा ये। ओके, इसको कई बार डिफाइन करवा लेता है, फ्लेंज वे क्लियरेंस क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लेना आप। फ्लेंज वे क्लियरेंस it is the distance between adjacent faces of स्टॉक रेल। ठीक है, गूगल पे देखना स्टॉक रेल क्या होती है, डायग्राम देख के आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एंड चेक रेल, चेक रेल अभी दिखाया था मैंने, स्टॉक रेल भी दिखाया था, तो एक बार वापस से देखना अगर नहीं समझ में आया हो तो। ठीक है, इनकी एडजेसेंट फेजेस के बीच में डिस्टेंस को हम बोलते हैं फ्लेंज वे क्लियरेंस। ठीक है, और हील डाइवर्जेंस की बात करें तो हमने देखा था कि एक रेलवे ट्रैक ये जा रहा है और एक सपोज ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो है, यहाँ से ये जो क्लियरेंस है, दिस इज हील डाइवर्जेंस। ठीक है, एक बार डायग्राम में देख लेना, इसको क्लियर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये स्लीपर डेंसिटी का। फॉर अ स्लीपर डेंसिटी ऑफ n+5, द नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक ऑफ लेंथ 650 मीटर इज। देखिए स्लीपर डेंसिटी क्या होती है,
ये वो पैरामीटर है जिससे हमें पता लगता है कि पर्टिकुलर लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक में कितने स्लीपर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, मतलब जो नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट करने के काम आता है क्या, स्लीपर डेंसिटी। ओके, ठीक है। तो नॉर्मली, या इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, तो नोट कीजिएगा इसको। पहला पॉइंट, स्लीपर डेंसिटी इज यूज्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड इन अ रेलवे ट्रैक। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्लीपर्स कितना रिक्वायर्ड होगा वो डिपेंड करेगा कि लेंथ ऑफ रेल, मतलब लेंथ ऑफ गर्डर हम कितना ले रहे हैं। ठीक है, जनरली फॉर ब्रॉड गेज, क्योंकि इंडिया में सबकी सबकी डायमेंशन फिक्स है। ब्रॉड गेज हमने बताया कि 12.8 मीटर का हम लेते हैं। ठीक है, मीटर गेज जो रेल है उसके हमने बताया कि 11.89 मीटर की उसकी लेंथ हम फिक्स रखते हैं। ओके, तो जब उनकी लेंथ फिक्स है तब उस केस में हम जो स्लीपर डेंसिटी है उसको भी फिक्स कर सकते हैं। तो ब्रॉड गेज के लिए जो स्लीपर डेंसिटी होती है दैट इज इक्वल टू n+7, और मीटर गेज के लिए जो स्लीपर डेंसिटी होती है दैट इज n+4। जनरली हम ऐसा लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर n क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ रेल। ठीक है, मीटर में लेंगे इसको, इट इज द लेंथ ऑफ रेल। नोट कीजिएगा इसे। ओके, ये इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक रेल में हमने कितने स्लीपर्स यूज किए, वो स्लीपर डेंसिटी है। ठीक है, एक रेल में कितने नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड है दैट इज स्लीपर डेंसिटी, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन में ब्रॉड गेज के लिए पूछा था कि 650 मीटर लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक में कितने नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो ब्रॉड गेज की लेंथ क्या होती है, एन जो है दैट इज द लेंथ ऑफ द रेल। ठीक है, ब्रॉड गेज की लेंथ कितनी होती है, 12.8 मीटर होती है, इसको 13 ले रहा हूं मैं अप्रोक्स में। ओके, तो यहाँ पर स्लीपर डेंसिटी कितनी होगी, ब्रॉड गेज की स्लीपर डेंसिटी n+5 बोली इसने। ठीक है, नहीं बोल जाता हूं मैं n+7 लेते जो हमने रिकमेंडेशन बोली, n+5। ठीक है, n इज द लेंथ ऑफ द रेल इन मीटर, तो 12.8 मीटर होती है ब्रॉड गेज से रेल की लेंथ। पहले डिस्कस किया था, बताया भी था, तो उसको हम अप्रोक्स में 13 ले रहे हैं। ठीक है, तो एक रेल में, ब्रॉड गेज की एक रेल में इतने स्लीपर्स रिक्वायर्ड होंगे। ओके, अब देखिए टोटल स्लीपर, टोटल कितने रेल यूज करने पड़ रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दे। इतना लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक में टोटल कितने स्लीपर्स हम यूज करेंगे वो हमें कैलकुलेट करना था। तो यूनिट जो एक सिंगल रेल है उसमें इतने स्लीपर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये देखिए कि इतनी लेंथ में 650 मीटर लेंथ में कितने रेल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो एक रेल की लेंथ है 13 मीटर, तो इतने नंबर ऑफ रेल रिक्वायर्ड होंगे। और एक रेल में इतने स्लीपर्स चाहिए, तो इतने इतने रेल्स में कितने स्लीपर्स चाहिए, इतने चाहिए। ये बात समझ में आती है। ठीक है, वापस देखिए, एक सिंगल रेल में कितने स्लीपर्स चाहिए, दैट इज स्लीपर डेंसिटी दैट इज इक्वल टू n+5। ठीक है, एन कितना ब्रॉड गेज के लिए 12.8, अप्रोक्सीमेट 13 लिया, इतना एक रेल में इतने स्लीपर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो टोटल इतनी लेंथ में कितने स्लीपर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो निकालना था। तो हमने देखा कि इतनी लेंथ में कितनी रेल्स हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो इसको हमने इस 13 से एक रेल की लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो टोटल इतना नंबर ऑफ, ये क्या होगा, नंबर ऑफ रेल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एक रेल में इतने स्लीपर्स चाहिए, तो इतनी रेल्स में कितने चाहिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहा है, बताइए कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है वही आंसर है।
900। ठीक है, तो हमें टोटल इतनी लेंथ में 900 स्लीपर्स यूज करने होंगे। ओके। ओके, तो आज इतना ही हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने रेलवे पढ़ा था तो उसको रिवाइज कर लेना। वैसे बहुत ज्यादा इसमें डीप पार्ट नहीं पूछा जाता। जो जो काम का होगा मैं क्वेश्चन सोल्व कराते टाइम उसको नोट कराता जाऊंगा, तो वो पढ़ लोगे तो दैट इज सफिशियंट। ठीक है, बहुत ज्यादा डीपली मैं भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि बहुत माइनर सा पार्ट है। ठीक है, एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, एसएससी में पूछ सकते हैं कुछ क्वेश्चन, लेकिन वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो एसएससी में पूछते हैं, तो वो तो मैं सारा कवर करा दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। कल हम डिस्कस करेंगे आगे। थैंक यू।